स्ट्रगल हमारी उसके बाद ही स्टार्ट हुई। मतलब मैं बचपन से ही मेरे नाना के साथ रही तो मैं उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। बाद हम शादी का नहीं सोच सकते, शादी के कार्ड भी छप गए, एक बाजू झगड़े भी चल रहे थे, उस टाइप का माहौल हो गया। 2 दिन थे उसमें मैंने रियलाइज किया कि मेरे सच में अपने कौन है। वो बहुत ही अजीब फीलिंग होती है और प्रॉब्लम्स हुई थी। तो अभी रोना नहीं है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड मैं हूं सपना और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो। एंड गाइज मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूं। मतलब मुझे इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 10-15 रीटेक लग चुके हैं और आई होप अब मैं ठीक से बोल पाऊं। सो आप सब सोच रहे होंगे कि ये Q&A वीडियो लेके अभी क्यों आ रही है, तो उसके 3 रीजन है। फर्स्ट है मेरा यूट्यूब स्टार्ट किए हुए अभी 1 ईयर खत्म होने आया है, ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा यूट्यूब स्टार्ट किए और मेरी शादी का भी 1 साल पूरा हो चुका है। और तीसरी बात कि मेरे 800 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जानती हूँ कि 1000 नहीं हुए बट 800 भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। तो मैं सोच रही थी कि अगर वो 800 सब्सक्राइबर में से मुझे अगर 100 लोग भी जानना चाहते हैं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं ये वीडियो बनाऊं। तो मैं काफी टाइम से ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप मुझे थोड़ा बहुत जान पाओगे। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ उस टॉपिक के रिलेटेड मैंने एक और वीडियो का ब्लॉग बना के रखा हुआ है। सब सोचोगे कि Q&A है तो टॉपिक कहाँ से, तो आपको वो धीरे धीरे आगे पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो तो मैं आगे वो वाला वीडियो शेयर करूंगी। फाइनली स्टार्ट करते हैं मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो। मेरा नाम है सपना और मेरे हस्बैंड का नाम है देवेंद्र पाठक और हम दोनों रहते हैं अभी अलग। हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह रहे और हम दोनों ही जॉब करते हैं। मैं Q&A स्टार्ट करती हूँ और उसके साथ ही आप लोगों से बात करूंगी, वरना मैं अकेले ही बोलती रहूंगी और मेरे सवाल तो कहीं रह जाएंगे। सो पहला सवाल मुझे पूछा है दिव्या लोखंडे ने, कुछ नए टाइप्स के कॉन्सेप्ट पे वीडियो कब आएंगे। इस सवाल का मैं जवाब सिर्फ इतना देना चाहती हूँ, मैं जैसे बिगिनर हूँ तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो कौन सी पसंद आ रही है। तो अगर आपको मेरी हॉल वीडियो ज्यादा पसंद आ रही है तो मैं इस वजह से हॉल वीडियो भी शेयर कर रही हूँ और आप मेरे ब्लॉग्स भी पसंद कर रहे हो तो मैं वो दोनों ही शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि इन फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ पाऊँ, क्योंकि एज अ बिगिनर मुझे अभी उतना ज्यादा दिमाग में सब आ नहीं जाता कि मैं क्या बनाऊं। बट फिर भी मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नया नया ट्राई कर पाऊँ। मैंने काफी बार बोला है कि आप लोग मुझे कमेंट में बताओ या फिर मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। अभी मैं बस यही ध्यान दे रही हूँ कि मेरे जो व्यूअर है उनको मेरी वीडियो में क्या पसंद आ रहा है। तो या आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। अगला सवाल मुझे पूछा है एलेक्स द्रविड़ ने। आई थिंक मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, अगर नहीं तो आई एम सॉरी। और उन्होंने मुझे पूछा है कि थंबनेल किस ऐप में बनाते हो, माइक कौन सा यूज करते हो और वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सी ऐप यूज करते हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थंबनेल में मोस्टली पिक्सआर्ट में बनाती थी बट अभी मैं नया सीख रही हूँ कैनवा पे, क्योंकि एज अ बिगिनर मुझे भी ज्यादा एडिटिंग का नॉलेज नहीं है। बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ और कैनवा पे अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है नया नया सीखने के लिए कि मैं अच्छे अच्छे थंबनेल उस पर भी बना पाऊँ। बट कैनवा अभी मेरे लिए बहुत नया है और पिक्सआर्ट पे तो मैं जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से थंबनेल में आई थिंक पिक्सआर्ट पे ही ज्यादा बनाती आई हूँ। तो या और माइक मैं यूज करती हूँ ग्रेनारो का, जो कि ये है मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। तो मुझे इसकी प्राइस वगैरह नहीं पता है बट अगर आपको चाहिए तो मैं इसको ढूंढ के और फिर आपको चाहिए तो मैं इसकी लिंक दे दूंगी, मुझे कमेंट में बता देना। और वीडियो एडिटिंग के लिए मैं सिर्फ एक ही ऐप यूज करती हूँ जो कि है InShot और वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं वीटा भी ट्राई कर चुकी हूँ बट मुझे पता नहीं क्यों और कोई ऐप में उतना खास मजा नहीं आया। तो मैं अभी तो वीडियो एडिटिंग के लिए सिर्फ InShot ही यूज करती हूँ। एज अ बिगिनर मुझे InShot बहुत ही ज्यादा इजी ऐप लगती है और वो उसमें मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ। बट फिर भी मैं नई नई ऐप भी ट्राई करूंगी, लेकिन अभी मैं रिसेंटली तो InShot ही यूज कर रही हूँ। सो या आई थिंक मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। नेक्स्ट सवाल मुझे पूछा है जिनेश चौहान ने कि आपकी लव मैरिज हुई है, अगर हाँ तो पेरेंट्स ने एग्री कैसे किया, गिव सम टिप्स। तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे मोस्टली सवाल जो है वो मेरी वेडिंग के रिलेटेड ही है और मैं इन्होंने जिन्होंने सवाल पूछा है जिनेश चौहान ने, तो उनके सवाल में ही मेरा ये पूरा वीडियो आ जाने वाला है, क्योंकि मोस्टली सबने पूछा है कि लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, मतलब वेडिंग से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन है। ये सिर्फ आगे के 2 क्वेश्चन ही थे जो सम डिफरेंट थे तो उसके जवाब मैंने दे दिए हैं, लेकिन अब वेडिंग से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। सो आज मैं आपको काफी कुछ बताने वाली हूँ मेरे बारे में और स्पेशली मेरे वेडिंग के बारे में, क्योंकि हमारी शादी बहुत इजीली नहीं हो चुकी है तो बहुत कुछ है मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड नाउ यू ऑल आर माय फैमिली, सो आप लोगों का भी हक बनता है कि आप लोग सब मेरे बारे में जो भी जानना चाहते हो वो जान पाओ। सो जैसे कि पहले मुझे सबने पूछा है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। सो हमारी लव विथ अरेंज मैरिज है एंड
एंड में मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ में अभी आई थिंक 16 साल से भी ज्यादा हो गया है, और हम दोनों एक टाइम पे बेस्ट फ्रेंड थे और थोड़े टाइम बाद प्यार हुआ, उसके बाद हमारी शादी हुई। लेकिन उन सब के बीच बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़ी है। मुझे दिनेश चौहान ने पूछा है कि पेरेंट्स को एग्री कैसे किया, तो आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप और वेडिंग तक पहुंचने तक का सफर कैसा था और उस बीच में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो जब मैं 10th में थी तब मुझे देवेन मिला था और मेरी तब आई थिंक मेरा तब बर्थडे था, और फिर मैंने उस चॉकलेट भी दी थी। मुझे जहाँ तक मेरी मेमोरी अच्छी है मुझे उतना याद है कि मेरा 10th का ट्यूशन चल रहा था, उस टाइम पे मैं मिली थी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, और फिर मैंने उसको चॉकलेट दी थी। तब मैं बस जानती थी उसको कि हाँ कोई लड़का है ऐसा, फिर हम कुछ बात नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप हुई और 2 साल बाद यानी कि मेरा जो 11th 12th खत्म हो गया, उसके बाद मेरी कॉलेज स्टार्ट हुई। और कॉलेज जब मेरी स्टार्ट हुई तब तक हम सिर्फ फोन पे मैसेज पे ही बात करते थे, तब हम बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। फिर जब मेरी कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ तब मैं पहली बार देवेन से मिली थी कॉलेज में, और मुझे वो अभी भी याद है कि जब हम मिले थे तो जो बस स्टैंड के बाजू में जो चेयर वगैरह लगी हुई होती है, हम वहीं पे बैठे थे। एक कॉर्नर पे मैं बैठी थी, एक कॉर्नर पे देवेन बैठा था, तो हम इतनी दूर दूर बैठे थे। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जिस इंसान से मैं 2 साल से बात कर रही हूँ उसको मैं जानती ही नहीं हूँ, उस तरीके से हम बैठे थे एकदम दूर दूर एक एक अलग अलग कॉर्नर पे। और अभी भी मुझे वो याद करके बहुत ही ज्यादा खुशी भी होती है, हंसी भी आती, बहुत ही ज्यादा अलग फीलिंग थी वो। और अभी भी जब भी हम कॉलेज साइड जाते हैं वहां पे मैं वो चेयर देखती हूँ तो अभी भी वो मेमोरी बहुत ही ताजा हो जाती है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सो फिर कॉलेज के बाद तो मिलना जुलना होता ही था, और फिर हम बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। अच्छे मतलब हमारे बीच में बहुत ही ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। हमारी रिलेशनशिप में ऐसा था ना कि हमारे बीच में बहुत काफी लंबे टाइम तक सिर्फ दोस्ती ही थी। मतलब हम एज अ फ्रेंड्स ही एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे, एक दूसरे को समझते थे, और मुझे भी उसके बिना चलता नहीं था। मतलब मैं रह नहीं पाती थी, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे उससे प्यार हो गया है या मुझे उससे शादी करनी है। सो काफी साल हमने ऐसे ही निकाल दिए दोस्ती में। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब उसका एक्सीडेंट हुआ देवेन का, और मुझे उस टाइम पे ये रियलाइज हुआ कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, और अब जो है यही है, मुझे बस यही चाहिए, मैं इसके अलावा और कहीं ना देख सकती हूँ ना सोच सकती हूँ, मुझे कहीं पे भी शादी नहीं करनी। तो एक पॉइंट था ऐसा जब मुझे उसको कुछ हुआ तब फील हुआ कि नहीं यार मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन उसको शायद बहुत ही ज्यादा पहले पता चल गया था, वो बोलता भी था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बट मैं नहीं मान रही थी क्योंकि मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ। सो एक्सीडेंट के बाद फाइनली हम दोनों को पता चल गया कि हमको एक दूसरे से ही शादी करनी है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सो ये तो हो गया हमारा सिर्फ रियलाइजेशन तक का सफर कि हमको सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रहना है। उसके बाद हमारा जो मेन स्ट्रगल है वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो यूपी का है और मैं गुजराती। मेरे घर पे किसी और कास्ट में शादी करने के लिए तो बिल्कुल भी रेडी नहीं होने वाले थे, तो मेन स्ट्रगल हमारी उसके बाद ही स्टार्ट हुई। और सेम दोनों की फैमिली से था, ना उसके घर पे मुझे एक्सेप्ट करने रेडी थे और ना मेरे घर पे उसको एक्सेप्ट करने रेडी थे। तो अब मैं आपको उसके आगे की स्टोरी बताती हूँ। जब मैंने मेरे घर पे बात करने का सोचा था तब आई थिंक दिवाली आ रही थी, तब कोरोना वाला टाइम चल रहा था, और मैंने सोचा कि बस दिवाली खत्म होगी उसके बाद मैं नाना से और मम्मी पापा से सबसे बात करूंगी कि मुझे देवेन से शादी करनी है। और मम्मी तो देवेन को पहले से ही जानती थी, बट उसको पता था कि हम फ्रेंड्स हैं, आगे मैंने कुछ सोचा नहीं था वैसे, और मम्मी को मैंने वैसा कुछ कभी बताया नहीं था। तो जब दिवाली स्टार्ट हुई उसके आई थिंक धनतेरस थी, उसी दिन मेरे नाना की तबीयत खराब हो गई और उनको कोरोना पॉजिटिव आया, और 6-7 दिन बाद ही मेरे नाना की डेथ हो गई थी। तो फिर मैंने पोस्टपोन कर लिया कि अब मैं नहीं बता सकती, तो मैंने उस टाइम पे घर पे नहीं बताया। घर पे वैसे हालात ही नहीं थे कि मैं घर पे बता पाऊँ। उस टाइम पे ना मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा कि यार मैं थोड़े दिन पहले बता देती तो शायद मेरे नाना भी सुन के जाते, और फिर मतलब मैं बचपन से ही मेरे नाना के साथ रही तो मैं उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, बट मैं थोड़ी लेट हो गई। सो नाना को गए थोड़े महीने हुए, और उस टाइम पे घर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। आई थिंक 6-7 महीने हो गए थे नाना को गए, तब मेरे घर पे ऑलरेडी रिश्ते आना चालू ही थे मेरे लिए। फिर मैंने सोचा कि अभी फाइनली वो टाइम है जब मैं घर पे मम्मी पापा से बात करूँ। तो रिश्ते आ रहे थे तो मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी उससे कि मुझे नहीं करनी शादी, क्यों मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं वगैरह। तो एक दिन फाइनली मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मेरे को ऐसे देवेन से शादी करनी है, तो मैं पापा से बात कर लूँ। तो मम्मी का तो तब रिएक्शन था कि ठीक है कर ले, तेरे को करनी हो तो फिर मैंने पापा से बात की, और मेरे पापा ने पूछा वैसा क्या करता है, कहाँ रहता है, ये वो सब। फिर दोनों ही गुस्सा हो गए, मेरे मम्मी पापा दोनों ही गुस्सा करने लगे कि हमारे रिलेटिव नहीं मानेंगे, सब क्या सोचेंगे, ये वो तू यूपी में शादी कर रही है वगैरह वगैरह, तो नहीं करनी चाहिए ये वो।
आई थिंक मेरा 1-1.5 साल ऐसा निकला कि जिसमें मैंने मम्मी पापा से ठीक से बात नहीं की, ना उन्होंने मेरे से ठीक से बात की, और हर दिन कुछ ना कुछ नया आ जाता था कि मेरे को कोई समझाने आ जाता था, या फिर कोई शादी के लिए रिश्ता लेके आ जाता था और मुझे कोई ना कोई समझाने बैठ जाता था कि भाई तेरी उम्र हो गई है, तू शादी कर ले, ये वो। तो मैं बहुत ही ज्यादा कंटाल गई थी सच में, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कभी कभी मन हुआ कि घर छोड़ के चली जाऊं, कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन मेरा ये तो फाइनल था कि मैं देवेन से ही शादी करूं। मैंने सोचा था कि मेरे से जितनी कोशिश होगी मैं उतनी कोशिश करूंगी कि मेरे घर वालों को मना पाऊं। एक साइड देवेन ने बात की थी घर पे, तो उसकी मम्मी ने भी बिल्कुल मना कर लिया था। उसके भाई रेडी थे बट उसकी मम्मी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, क्योंकि उनको भी कास्ट की प्रॉब्लम थी और मेरे मम्मी पापा को भी कास्ट की ही प्रॉब्लम थी। फिर एक दिन मेरे चाचा आए और मेरे चाचा चाची मेरी भाभी सब आए थे। मुझे समझा नहीं आए थे घर पे कि तू किससे शादी करना चाहती है, मतलब तूने आगे का सोचा है ना, ये वो। और उसी दिन मेरे चाचा ने मुझसे बात की कि कौन है लड़का, क्या करता है, तो मैंने उनको सब बताया। वही एक ऐसे इंसान निकले जिन्होंने बोला कि ठीक है मैं तेरे पापा को समझाता हूँ और हम उस लड़के को मिलते हैं, लड़का अच्छा हो तो हमको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल उनके ये वर्ड्स थे। उन्होंने फिर मेरे पापा को बोला कि एक बार लड़के से मिल लो, फिर पता चलेगा कि लड़का कैसा है। मेरे ये तो हो गया मेरे घर का सीन। और फिर मैंने देवेन को बोला कि मेरे चाचा ने ऐसा बोला है कि वो लोग मिलना चाहते हैं, तो तुम लोग कौन कौन आओगे मिलने। तो देवेन ने उसके घर पे भी बात की, तो उसके घर पे भी कोई रेडी नहीं था मिलने के लिए, बस उसके भाई ने बोला कि ठीक है मैं मिलने आता हूँ। तो ऐसे ही फिर ये सब होते होते हमारी मीटिंग फिक्स हुई। तो मेरे जो चाचा और बड़े पापा सब जो कोई था उनको हमने बुलाया, और देवेन के घर से उसके सबसे बड़े भाई और देवेन का एक फ्रेंड है दीपू, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो खाली 3 लोग आए थे। और मेरे घर पे तो पता नहीं कितने सारे लोग थे, सभी लोग देवेन से मिलने के लिए बैठे थे। और मीटिंग फिक्स हुई थी देवेन और मेरी फैमिली को मिलने के लिए 19 सितंबर 2021। और मतलब उस दिन मैं इतनी ज्यादा नर्वस थी, डरी हुई थी कि क्या होगा, देवेन कैसे बात करेगा, मेरी फैमिली मतलब उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्योंकि सभी लोग मिलने वाले थे। अगर सबको ही पसंद नहीं आया तो पता नहीं मैं कितने लोगों को मनाऊंगी, कितना कुछ चल रहा था दिमाग। लेकिन होपफुली देवेन सबको पसंद आ गया और सबने देखा कि उसका नेचर बहुत अच्छा है, लड़का भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फाइनली उस दिन ऑफिशियल हो गया कि हम दोनों ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, और मम्मी पापा भी मान गए थे। तो सबको मना के सच में जो फीलिंग आ रही थी ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो उसके बाद फिर मम्मी पापा भी मेरी शादी की बात करने लगे। तो वो जो फीलिंग होती है ना, जब वो लोग मम्मी पापा और सब घर में बात करने लगते हैं कि अब तो तेरी शादी होगी, ये वो, मतलब वो तो कितना अलग ही माहौल था, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर जब हमारी शादी की बातें चल रही थी और फिर पापा ने बोला कि अब हम डेट फिक्स करते हैं। तो फिर हम सोच रहे थे कि जुलाई में शादी ले लेते हैं। तो ऑलमोस्ट सब तैयारियां करना स्टार्ट ही करने वाले थे। इस टाइम पे देवेन के भाई की डेथ हो गई। एक्चुअली वो 3 भाई है और उनके जो सेकंड नंबर के भाई थे उनकी उस टाइम पे डेथ हो गई। ऑब्वियसली मतलब सगे भाई को खो दिया है, तो उसके बाद हम शादी का नहीं सोच सकते। सो हमने 1 साल के लिए फिर कोई बात ही नहीं की शादी की। और फिर एक टाइम ऐसा जब मम्मी पापा को सब पूछ रहे थे कि आपने शादी तो फिक्स कर ली है, लेकिन अभी तक कोई डेट वेट निकाली नहीं, कब करने वाले हो शादी। तो मम्मी पापा से भी सब पूछ कर रहे थे। तो फिर मम्मी पापा ने देवेन को और मुझे बोला कि अब तुम लोग शादी का फाइनल करो कि कब करनी है, क्योंकि अभी सब हमको भी पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि हम क्या बताएं कि कब करने वाले हैं। फिर सोचा कि अब फाइनली हम शादी की डेट निकलवाते हैं। तो 18 नवंबर 2022 को हमारी शादी की डेट फिक्स हुई थी। जो हमारी डेट फिक्स हुई थी वो थी 26 जनवरी 2023। और हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने थे, मतलब नवंबर दिसंबर में हमको सारी ही तैयारियां करनी थी। मतलब पता नहीं हमारी इतनी जल्दी डेट हमने क्यों निकलवाई, हम भी नहीं जानते। लेकिन जितना सब स्पीड में हुआ मैं बता ही नहीं सकती। देवेन के घर पे भी उसको अकेले ही सब कुछ करना था, मेरे घर पे भी मुझे अकेले ही सब कुछ करना था। एक्चुअली मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, मेरी मम्मी को दिमाग की थोड़ी प्रॉब्लम है, मम्मी को खींच वगैरह आने का प्रॉब्लम है काफी सालों से। तो उस वजह से मैं मम्मी को तो ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकती। और 2 महीने ही थे हमारे पास, जिसमें हमको घर भी ढूंढना था, घर का सामान भी लेना था, और हमको शादी की जो शॉपिंग होती थी वो भी करनी थी। मतलब हमारे पास एक एक्स्ट्रा लोड हो गया था कि हम कैसे क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बट फिर भी होपफुली जो हमारे दोस्त है वो काम आए। मेरी जो फ्रेंड है उर्वशी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और दीपू जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि वो देवेन का बेस्ट फ्रेंड है, मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है। उर्वशी और मैंने ना मेरी शादी के बहुत ही ज्यादा सपने देखे हैं कि तेरी शादी में ये करेंगे वो करेंगे। बट वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे जब मेरी वेडिंग की डेट फिक्स हुई। तो मेरे पापा की जो फैमिली थी वो तो बिल्कुल ही रेडी थी शादी के लिए, सब रेडी हो गए थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ऑन द अदर साइड मेरी मम्मी की फैमिली जो थी उसमें से काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी हमारी शादी से। तो उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश की।
मैं वो सब नहीं बताना चाहती कि क्या क्या हुआ, बट शादी में बहुत ही टेंशन वाला माहौल हो गया था। मतलब शादी के कार्ड भी छप गए, एक बाजू झगड़े भी चल रहे थे, उस टाइप का माहौल हो गया था मम्मी की फैमिली से। तो उसकी वजह से मेरी मम्मी को भी आई थिंक बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी मेरी शादी पे बीमार पड़े। तो वो जो टाइम था, उस टाइम पे मम्मी ने और पापा ने, सबने ही बहुत टेंशन ले लिया। फिर मैंने पापा को समझाया कि सिर्फ आपकी फैमिली ही आएगी शादी में तो भी बहुत है, हमको किसी को बुला के कुछ नहीं करना है, जिनको शादी में आना होगा। और उस टाइम पे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो भी मेरी शादी में नहीं आने वाली थी। तो बहुत ही ज्यादा मुझे वो भी एक प्रॉब्लम हो रही थी कि यार वो भी नहीं है। तो उर्वशी ने मुझे बोला कि मेरी प्रेगनेंसी है, कोई बात नहीं, मैं तेरी शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगी, कोई बात नहीं, बस मैं प्रे कर रही हूँ कि तेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम से इतनी आ रही थी। तो बस हम इतना चाहते थे कि शादी हो जाए। मतलब उर्वशी जो है वो मेरे लिए मेंटली साथ थी, और दीपू जो हमारा फ्रेंड है वो हमारे लिए फिजिकली साथ था। उर्वशी की सिचुएशन ही नहीं थी कि वो मेरे को फिजिकली किसी भी चीज में हेल्प कर पाए, बट उससे जितना हुआ उसने मुझे हेल्प किया, और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मतलब उससे ज्यादा खुश तो और कोई था ही नहीं मेरी शादी के लिए। उसने मुझे मेंटली बहुत ही हिम्मत दी और मुझे मेंटली बहुत ही ज्यादा संभाला है। वो नहीं होती तो मतलब पता नहीं, मैं अभी तक मतलब जब भी मेंटली मुझे किसी की जरूरत पड़ी है तो वो हमेशा मेरे साथ रही है। और मैं आशा करती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ही ऐसे आगे भी चले। और जब मेरी शादी की डेट फिक्स हुई थी, उसके थोड़े दिन पहले ही उसकी डिलीवरी की डेट थी। तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो मेरी शादी में कैसे भी आ पाए। तो मैं ये अफसोस तो पूरी लाइफ रहने वाला है कि वो मेरी शादी में नहीं आ पाई। एक है देवेन का फ्रेंड दीपू, और एक मेरी फ्रेंड उर्वशी, दोनों ने ही हमारा रिश्ता बहुत ही ज्यादा नजदीक से देखा हुआ है। तो वो दोनों ही चाहते थे कि इन दोनों की बस शादी हो जाए। तो दीपू ने हमारी फिजिकली बहुत ही ज्यादा साथ दिया, और हमेशा वो हमारे साथ रहा, शॉपिंग में कहीं पे भी आना जाना, कितना कुछ लाना करना। तो फाइनली हमारी शादी फिक्स हो गई, और शादी का दिन आ गया। 25 तारीख को मेरी हल्दी थी, 24 तारीख को मम्मी की मेहंदी लगने वाली थी, और 23 तारीख को मेरी मेहंदी लग चुकी थी। और हुआ ये कि 24 तारीख को मम्मी जब मेहंदी लगवा रही थी तो मम्मी ने अचानक से ही बोलना बंद कर दिया। जिस चीज का मुझे टेंशन था पहले से ही कि मम्मी को कुछ ना, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, मम्मी ने बोलना बंद कर दिया। मम्मी 1 घंटे तक कुछ बोली ही नहीं। तो हम बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि मम्मी को जब ऐसा कुछ होता है तो मम्मी पागलों की तरह बिहेव करने लगती है, चिल्लाने लगेगी, कुछ भी बोलेगी। और शादी में अगर मम्मी ही ना हो तो फिर उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा गंदा माहौल, मुझे पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा था उस दिन की। देवेन ने और मैंने इतने टाइम से जिस टाइम का वेट किया था, यानी कि हमारी शादी का, मैं नहीं चाहती थी कि उससे दिन मम्मी को ऐसा कुछ हो। मतलब 24 तारीख को फिर रात को मम्मी ने जब बोलना बंद कर दिया, उसके बाद मम्मी को बुखार आ गया, और फिर बुखार आने के बाद सुबह मुझे लगा कि मम्मी थोड़ी नॉर्मल है, बट ऐसा नहीं था। मम्मी नॉर्मल नहीं थी, मम्मी अलग अलग ही कुछ भी बोल रही थी, और मम्मी को खुद भी आई थिंक वो होश में नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। फिर मम्मी का धीरे धीरे बोलना बहुत ज्यादा हो गया। और 25 तारीख को रात को मेरे घर पे गरबे भी रखे हुए थे, यानी कि फंक्शन था, जो भी संगीत का फंक्शन होता है वो। 26 तारीख को जिस दिन मेरी शादी थी, मम्मी उस दिन अपने स्टेट ऑफ माइंड में थी ही नहीं। मम्मी के लिए जो भी मैं शॉपिंग करके लाई थी, मम्मी को कुछ भी होश नहीं था। सो वो जो मेरी शादी का जो 2 दिन थे ना, 2 दिन से पहले तो जो भी था मैंने सब कुछ इग्नोर किया था, कौन मेरी शादी में प्रॉब्लम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन जो शादी के 2 दिन थे उसमें मैंने रियलाइज किया कि मेरे सच में अपने कौन है और कौन नहीं। वो मुझे उस 2 दिन में ही समझ आया, जब मेरी मम्मी की तबीयत उस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरी मम्मी ने मेरी शादी ही नहीं देखी। मतलब मेरी मम्मी को घर पे मेरी जो चाची और सब थे, उन्होंने मम्मी को वहां पे घर पे संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि मम्मी चिल्ला रही थी, कुछ भी बोल रही थी, मतलब उसको रो रही थी, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। तो जैसे ही मैं घर पे आई रेडी होके, मैंने मम्मी को देखा और तभी मेरा रोना स्टार्ट हो गया, और पूरा ही मेरा मूड जो था वो बिल्कुल ही खराब हो गया, क्योंकि मेरी शादी में मेरी मम्मी ही नहीं थी। तो मुझे वो हमेशा बहुत ही बुरा लगने वाला है। और अभी भी मैं जब मम्मी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि मम्मी को कैसा हो रहा होगा कि उसने मेरी शादी भी नहीं देखी है। जिस लड़की की शादी का वो काफी टाइम से वेट कर रही थी, उसने वो देखी ही नहीं। तो वो बहुत ही अजीब फीलिंग होती है, और उस टाइम पे मैं भी बहुत अजीब फील कर रही थी। लेकिन मेरी बड़ी मम्मी को मैं बहुत ही दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ऐसे तो मैं सामने नहीं बोल पाऊंगी, मुझे पता है। एक्चुअली मैं मेरे पूरे ही पापा की जो फैमिली है, जो 2-4 लोगों को छोड़ के, जो लोग ने प्रॉब्लम की थी उनको छोड़ के, मैं पूरी ही मेरी पापा की फैमिली को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो शादी हुई है वो पूरी ही उनकी वजह से हुई है। क्योंकि पहले मनाया भी उन्होंने, और फिर जब शादी की तैयारियां भी चल रही थी, मेरी बड़ी मम्मी ने बहुत ही ज्यादा साथ दिया। और
शादी के टाइम पे भी मेरी बड़ी मम्मी जो थी उन्होंने मुझे बहुत ही सब कुछ समझाया, कैसे क्या करना है क्या। बड़ी मम्मी जो बोलते हैं वो सच में उन्होंने वो जगह ले ली थी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मुझे और कोई संभालने वाला था। ये जो चाची और बड़ी मम्मी सब है उन लोगों ने मुझे समझाया कि तू अभी शादी में ध्यान दे, तू मम्मी का टेंशन मत ले, तेरी मम्मी के लिए हम है। ऐसे करके उन्होंने मुझे संभाला, और इस वजह से मेरे दिमाग से थोड़ा मैं नॉर्मल थी, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं मेरे अपने हैं साथ। उस दिन सच में पता चला कि अपना कौन होता है। और शादी में जो ये प्रॉब्लम्स हुई थी, तो अभी रोना नहीं है, आप सबको सुन के पता चल ही रहा होगा कि शादी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी शादी पे खुश हूँ या उदास हूँ, क्योंकि मेरी शादी में मेरी मम्मी नहीं है, और ऊपर से इतने सालों से हमने सपना देखा हुआ था शादी करने का, इतनी मेहनत करके घर वालों को मनाया, और उसी दिन जब ये हुआ तो समझ नहीं आ रहा था कि खुश हूँ या मैं उदास हूँ। बट फाइनली शादी हो गई, अब मम्मी भी अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं। हमारी शादी तो हो गई, बट शादी के बाद हमारे पास जब हमने हमारे फोटो देखे, तो मेरी फोटो में आप लोगों को स्क्रीन पे कहीं पे शेयर करूंगी, आप चेक करना। तो मेरी जो फोटो थी उसमें मेरी ना कोई खुशी दिख रही थी, मेरी जो मैं रेडी हुई थी वो मेकअप भी पूरा खराब हो गया था, मतलब स्किन पे भी दाग पड़ गए थे, मैं रो रही थी और बहुत ही कोई खुशी नहीं दिख रही थी। तो मेरी सच में कोई फोटो ही अच्छी नहीं आई थी। दूसरी बात ये कि हमको मम्मी की तबीयत खराब थी, उस वजह से खुशी तो चेहरे पे कहीं थी ही नहीं, और हमको कपल फोटो भी शूट नहीं करवाए हमने। मतलब शादी के दिन हमने जैसा कुछ सोचा हुआ था उसमें से हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। शादी के जब वो फेरे हो रहे थे, जब मुझे सिंदूर लग रहा था, मंगलसूत्र पहनाया जा रहा था, वो ही टाइम ऐसा था जिसको मैंने दिल से फील किया। शादी जब हमारी हो गई, जब हमको एल्बम में फोटोस ऐड करने थे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था कि हम क्या ऐड करें, क्योंकि फोटो नहीं थे। तो हमको करवाना पड़ा आफ्टर वेडिंग शूट, जो कोई सब प्री वेडिंग करवाते हैं, हमको करवाना पड़ा आफ्टर वेडिंग शूट। लेकिन जो आफ्टर वेडिंग शूट हमने करवाया, उसके पहले भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। मतलब एक बोलते हैं ना कि शादी का पहला साल जो बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी सबका जाता है, हमारा वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। शादी के बाद हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या हुआ क्या नहीं, क्या चेंजेस आए लाइफ में, अगर आपको वो सब भी जानना हो तो मुझे कमेंट में बताना, तो ही मैं इस वीडियो का पार्ट 2 शेयर करूंगी, जिसमें मैंने पूरा ब्लॉग भी बनाया हुआ है, और कुछ बातें ऐसी है जो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताना, तो ही मैं शेयर करूंगी। अदरवाइज कोई बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि पर्सनली मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ बातचीत करने आई हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आपको मैं थोड़ी सी भी पसंद आती हूँ। तो अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी जान पाए हो तो उससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। और सो या दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।